नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में बिजनेस लीडर्स समिट को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, हम भारत में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह मेरा तीसरा कार्यकाल है जो लोग भारत से परिचित हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। सिंगापुर बिजनेस जगत के सभी लीडर्स, देवी और सज्जनों, मैं सोच रहा था कि जो लोग इतने सालों से भारत में काम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ अपेक्षाएं होगी, कुछ शिकायतें होगी, लेकिन मैं सुखद आश्चर्य है कि वाहवाही के सिवाय यहां कोई स्वर नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संतोष है। मैं क्वेक क्वांग मंग को कहना चाहूंगा, उनका मीठा पान। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी पान की चर्चा होती है तो बनारस के बिना अधूरी रहती है। और मैं बनारस का सांसद, अगर आप पान खाने का सचमुच में मजा ले रहा है तो आपको अपना कोई इन्वेस्टमेंट काशी में करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, अनेक विषयों पर बात करने का, आप सबको सुनने का मुझे अवसर मिला। मैंने देखा कि एक विषय जो प्रमुख रूप से नजर आ रहा है वो स्किल डेवलपमेंट का आ रहा है। और भारत भी इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए या सेमीकंडक्टर का क्षेत्र को देखते हुए हम स्किल डेवलपमेंट पर बहुत बल दे रहे हैं। भारत की आवश्यकताओं के साथ उसका संबंध एक ग्लोबल जॉब मार्केट के से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कंपनियां ग्लोबली क्या चल रहा है उसका एक अगर सर्वे करें, ग्लोबल डिमांड क्या है उसका अगर एक एनालिसिस करें और उसके अनुसार भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए आए तो ग्लोबल जॉब मार्केट को बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। ये मेरा तीसरा कार्यकाल है और आप में से जो लोग भारत से परिचित हैं उनको पता है कि 1962 के बाद, 60 साल के बाद भारत में किसी सरकार को तीसरी बार देश की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है और दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट कर करके इस सरकार को बनाया है। और उसका मूल कारण है कि 10 साल का इस सरकार के नीतियों पर विश्वास, उसकी नीयत पर विश्वास और देश को जिस दिशा में हम ले जा रहे हैं, देश में जिस ऊंचाई को प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो भारत के सामान्य मानवीय के एस्पिरेशंस के अनुकूल है। और तब जाकर के इतना बड़ा देश आपके साथ चलता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शिव मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि कुछ लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पूरे देश को जोड़ रही है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कुछ कहा। मंदिर में महाकुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इस आयोजन में जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में
हम सबको आज यहां पर उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकारवाह श्रद्धेय भैया जी जोशी जी, ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट आदरणीय श्री अय्या जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे वरिष्ठ सम्मानित दिनेश जी, अयोध्या के महापौर श्री गिरीश त्रिपाठी जी, अय्या जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले पूरे देश से और खासतौर पर तमिलनाडु से पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की स्थापना का संकल्प लेने वाले हमारे ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट अय्या जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अन्य पदाधिकारियों को कि प्रभु के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्व श्री रामनाथ स्वामी का विराजमान होना और उनकी कार्यशाला में विराजमान होना यह अत्यंत आनंद का क्षण है। मैं इसके लिए उन्हें भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है, यानी अगर इसको कहें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का ये प्रगाढ़ रिश्ता आज से नहीं हजारों वर्षों की एक परंपरा है। हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो श्री हरि विष्णु जी के एक अवतार थे, वे जब श्रीलंका में माता सीता को की खोज के लिए निकले थे तो तमिलनाडु वह स्थान था जहां पर श्री रामेश्वरम के पवित्र स्थल पर उन्होंने सेतु बंध के निर्माण के पूर्व अपने आराध्य भगवान शिव की प्रगाढ़ आराधना की थी और शिव की कृपा से सेतु बंध का निर्माण भी होता है। और रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब माता सीता को लेकर के प्रभु राम आ रहे थे तो माता सीता ने वहां पर आराधना करते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया था। एक पवित्र आध्यात्मिक संबंधों के साथ जुड़ते हुए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत एक है। इस संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानबिंदुओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रही है। और आज अय्या जी ने
इस संकल्प को और सुदृढ़ता प्रदान की है कि अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी जी का भी भव्य मंदिर यहां पर बने। ये हमारे मत संप्रदाय और पंथों की उपासना विधि के अनेकता के बाद भी एक भाव और एक भावना के साथ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को ही आगे बढ़ा रहे हैं और वह संकल्प एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अब रुक करेंगे हरियाणा की सियासत की ओर। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव के बीजेपी ने बुधवार को 90 में से 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन यह लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी को अपने नेताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है। कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऊर्जा और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और विधायक लक्ष्मण दास नापा समेत कई नेताओं ने टिकट कटने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो कुल मिलाकर अब तक इन 20 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। अब तक किन नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है, एक बार इस लिस्ट पर भी गौर कर लेते हैं। ये नाम बड़े नाम। तो बीजेपी में बागियों की लिस्ट जो है वो नाम ऐसे हैं: कर्णदेव कंबोज पूर्व मंत्री, विकास उर्फ भल्ले किसान मोर्चा, ये वो नाम है। इसके बाद लक्ष्मण नापा एमएलए यानी कि विधायक, अमित जैन चुनाव प्रभारी, शमशेर गिल नेता बीजेपी, सीमा गैबीपुर नेता बीजेपी और सुखविंदर सीमा गैबीपुर नेता भारतीय जनता पार्टी। ये उन विधायकों की, उन नेताओं की लिस्ट है जो पार्टी छोड़ दी है। सुखविंदर शोरोण अध्यक्ष किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, दर्शन गिरी महाराज नेता भारतीय जनता पार्टी। तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना तो पिछली बात है। तो सभी हरियाणा में मैं मानता हूँ बीजेपी अदर्स की 20 से ज्यादा सीटें हैं हरियाणा में। दोनों तरफ की पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान लगता है कि जो वंचित की बात करते हैं, हम डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको अगर भागीदारी मिलेगी राजनीतिक, तो हमें लगता है कि कांग्रेस हमारे ऊपर विचार। जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा है और इतना जरूर है कि हम सोनीपत की जनता के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और हमेशा रहे। मेरे यहाँ पर जिससे मेरे जो किसान परिवार है उनका ये निर्णय है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो उनके निर्णय को ध्यान में रखते हुए मैं चुनाव लड़ूंगा। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं, जब मेरे ऊपर आरोप लगे थे तो मैंने ये कहा कि ये कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की साजिश। ये मैंने पहले भी कहा है, देश आज भी कह रहा है, अब कह रहा है। मुझे इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत अब नहीं। क्योंकि हमको तो बोलना था, आरोप लगा था, पर हमने बोल दिया था ये खड़ी कांग्रेस का है, ये खड़ी दीपेंद्र हुड्डा का है, ये खड़ी भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोला। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोला। वैसे तो सियासत में तस्वीरों को कई मायने होते हैं, मतलब जब भी हम तस्वीरें देखते हैं इसके कई मायने निकाल जाते हैं। मगर इन दोनों यानी कि राहुल गांधी और अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच केमिस्ट्री काफी चर्चाओं में है। और अब हम कुछ नई तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। तस्वीरें हैं महाराष्ट्र में एक चुनावी जनसभा के दौरान की, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ एक मंच पर बैठे हुए नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने जब यह देखा कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कपड़ा वो खराब है, तो कुछ लगा हुआ है उनके कपड़े पर, तो खुद ही नैपकिन निकाला और पानी की बोतल लेकर उसे साफ करने लगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ये केमिस्ट्री लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये लगातार वायरल हो रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह से इंडिया वॉइस के संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खुद प्रभारी मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जो है सदस्यता अभियान चला रही है, सर क्या कहना है इसमें? देखिए, देश के अंदर सदस्यता अभियान का शुभारंभ 2 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहली सदस्यता दिला करके किया गया था। 2 सितंबर को दिल्ली केंद्रीय कार्यालय पर इसका शुभारंभ हुआ। 3 सितंबर को प्रदेश मुख्यालय पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी के द्वारा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सदस्य बना करके इसका अभियान का शुभारंभ प्रदेश स्तर पर किया गया। संगठन के निर्देशानुसार उसी तदोपरांत क्रम में प्रत्येक जनपद के अंदर पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के संगठन के पदाधिकारीगण और अलग अलग जनपदों में प्रभारी मंत्रीगणों को इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए भेजा गया और वहां पर पत्रकार वार्ता करने का भी निर्देश था। तो उसी क्रम में आज मैं भी गौतम बुद्ध नगर जनपद में था और यहाँ पर आज हमारी संगठन की सदस्यता प्रारंभ हो चुकी है 2 तारीख से और प्रदेश के अंदर 2 सितंबर के शाम 5 बजे से लेकर के 3 सितंबर के 5 बजे तक 10 लाख से ज्यादा सदस्य बन भी चुके हैं। सर, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य अभी तक? देखिए, अभी तक का एक्चुअल डाटा पूरे उत्तर प्रदेश का मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जो 2 सितंबर से 3 सितंबर के 24 घंटे का समय था उसमें हम एक ही दिन के अंदर 10 लाख सदस्यों का आंकड़ा हमने पार कर लिया। सर, कितने बूथ बनाए गए हैं? पूरे प्रदेश के अंदर हमारे 1,62,000 कुछ बूथ हैं। उन सब पर हम प्रत्येक बूथ पर 2 सदस्यता अभियान करेंगे 200 का। कुछ गंभीर विषयों पर। कैमरामैन सुशील के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि उसकी जाति देखकर उसकी जान ले ली गई है। उनके इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है, जिसके साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उनके इस बयान का पलटवार किया है, वार का पलटवार किया है। राजभर ने यह कहा कि अगर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस उसे माला तो नहीं पहनाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले कह चुका हूं, हमके माननीय जी कहे तो आप हैं, मैं भी सुना हूं, बयान भी आपके आए हैं। अब ये पूरा हो तो उन्होंने कहा मैंने अधिकारियों से कह रखा है कि जल्दी इसको करो। तो हमने कहा कि उम्मीद कब तक करें, तो कहा हम लोग बैठ के बात करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था उस समय वो नियुक्ति पत्र वितरण का। शायद हमको अंदाजा कि वहाँ हम लोग कई मिनिस्टर थे। इस बात को लेके जिस दिन आप लोग माननीय डिप्टी सीएम जी के यहाँ गए थे, आप लोगों को जब वहाँ से जब मैंने टीवी में देखा तो मैंने खुद डिप्टी सीएम साहब से बात की। हमने कहा कि आपके यहाँ लोग गए थे, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लोग हैं। तो हम कहे हमारे लोग हैं तो उनको न्याय कब मिलेगा महाराज। उनको लंबी लड़ाई लड़े हैं, हाई कोर्ट का आदेश है, 3 महीने का जो टाइम है, तो 3 महीने के अंदर शुरुआत तो करो कुछ। उन्होंने कहा कि ठीक, हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो हम आपके साथ हैं। हम जो बात आप कह रहे हो मुख्यमंत्री से मिलने का, तो 5 लोगों को हम ले चलेंगे, उसमें 3 महिला और 2 पुरुष, ठीक है। और हम तो आज जा रहे हैं, देखो हमारा कार्यक्रम लगा है, कल हम गाजीपुर हैं, परसों मिर्जापुर हैं, 8 को अम्बेडकर नगर मुख्यमंत्री के साथ हैं। तो 8 को अम्बेडकर नगर मुख्यमंत्री से मंच पे इस पे बात करके टाइम ले लेंगे। आप हमको नंबर दे दो, ठीक है, तो हम उनसे बात करके 5 लोगों को आप हमको नाम, हमारा नंबर लिख लो। हाँ, नहीं हम लिख के दे देते हैं, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे, हमारे हाथ में होता था वहीं हम नियुक्ति पत्र बांट देते मर्दे।
कि जो बात आप कह रहे हो, हम आपसे जो बात कह रहे हैं, हम प्रयास ही न कर सकते हैं। हम सरकार में शामिल हैं, सहयोगी दल शामिल हैं। हमारी जितनी क्षमता है उस क्षमता से तो हम लड़ ही रहे हैं। छोड़ के चले जाएं? नहीं आप बताओ, छोड़ के चले जाएं? भाई हम तो मस्त मौला है, हम छोड़ के चले जाएंगे, हमको नहीं दिक्कत है। भाई बात देखो, बात भी सुनो। हम भी आप ही लोगों की तरह परेशान थे, हम भी नौकरी के लिए परेशान थे। जब नौकरी नहीं मिली तब हम दूसरी नौकरी के लिए निकले। मेहनत की, हम यहाँ तक आ गए। हमारा प्रयास, जैसे आपने कहा, मैंने पूछा है आप लोगों से भी और कोई बात कहना चाहता, सभी लोगों ने कहा कि नहीं यही बात है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि 8 तारीख को मैं लौटूंगा। 8 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा कार्यक्रम अम्बेडकर नगर में है। हम उनसे बात कर लेंगे या आज ही हम मैसेज दे देंगे। हम 3+2 5 लोगों का नाम, मोबाइल नंबर हमको दे दीजिएगा। हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम 5 लोगों को मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठा के बात करा देंगे। जो आपके प्रश्न रहे हैं, यही ना प्रश्न सब लोगों ने स्वीकार किया। भाई हम लोगों के प्रदेश के सबसे बड़े डॉक्टर तो मुख्यमंत्री जी है ना, तो हम उनके यहाँ आपको पहुंचा देते हैं। अब इससे ज्यादा हमसे क्या चाहते हो आप बताओ? नहीं, मेरी बात सुनो, इस समय हम क्या कर सकते हैं आप बताओ? नहीं, आपसे आपका पहला सवाल आया मेरे सामने, सभी लोगों ने हाँ किया। मैंने पूछा या और किसी को कुछ कहना है, तब तो कोई नहीं बोला। नहीं, बात सुनो, नहीं यार देखो, हम यहाँ जवाब सवाल करने नहीं आए हैं। हम आपकी बात सुनकर के आपकी समस्या का निस्तारण कैसे हो इसके लिए आए हैं। नहीं तो हम वहीं बैठे रहते, यहाँ नहीं आ पाते। सुन सब रहे हैं, लेकिन नहीं गलत बात ना बोलो। हम जो कह रहे हैं, जो आपने मुझसे कहा है, हम उस बात पे अडिग हैं। ठीक है, हम मुख्यमंत्री से मिलकर के 5 लोगों को ले चलेंगे। आप अपनी पीड़ा 5 लोग वहाँ कहो, हम भी आपके साथ कहेंगे। हमारी जवाबदेही नहीं है। किसकी जवाबदेही? नहीं, वो जवाबदेही हमारी नहीं है। किसकी हम करना चाहते हैं उसके पास है। हम क्या करें बताओ? नहीं आप बताओ, हम क्या करें? ये कहना चाह रहे हैं, उसके पहले आप मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए। हम ये नहीं तो मिलवा कर दें। नहीं साहब, आप एक बार नहीं मेरी बात सुनो। मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि आप लोग यहाँ आ रहे हो। आप हमारा प्रोटोकॉल अपने मोबाइल पे देखो। हमको यहाँ से 11 बजे निकलना था, ठीक है, और मुझे जाना है बलिया, बलिया से मुझे जाना है सिकंदरपुर, सिकंदरपुर से बांसडी कार्यक्रम है, वहाँ तक जाना है। तो मैं अपना प्रोटोकॉल भेज चुका हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमारा पहले से कार्यक्रम 6 तारीख को भी लगा है, 7 तारीख को मिर्जापुर लगा है, 8 को अम्बेडकर नगर करके तब हम आएंगे। ये हमारा शेड्यूल है। देखिए, इनकी चाहत है कि जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका पालन हो। हम भी चाहते हैं कि जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका पालन हो। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कह दिया कि हाई कोर्ट के फैसले का हम पालन करेंगे। अभी इन लोगों की तरफ से डिमांड है कि मुख्यमंत्री जी से हमको मिलवा दीजिए। तो अभी 3-4 दिन तो हमारा कार्यक्रम हमने अपना पहले से शेड्यूल बना रखा है। अभी इन लोगों का है कि अभी 9 तारीख को बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में डेट है। तो अभी हम बात करते हैं मुख्यमंत्री जी से, अगर वो उपलब्ध हैं तो अभी हम इन लोगों से मिलवा के तब फिर निकलेंगे। देखिए, अब जो अधिकारी हैं तो फिर नया अधिकारी तो नियुक्त तो होगा नहीं। अब जो सिस्टम में है उन्हीं से ना काम लेना है। तो सिस्टम में जो लोग हैं उनसे काम लिया जाए, इनको न्याय मिले, बस इतनी सी बात है। पुलिस के ऊपर फायरिंग होगी तब पुलिस अपने आत्मरक्षा के लिए क्या वो फूल बरसाएंगे? पुलिस के ऊपर गोली चलेगी तो पुलिस फूल बरसाएगी? आप ही अभी गोली चलेंगे तो भागने लगेंगे आप लोग भी, हैं? नहीं, ये लोग कह रहे भागने लगेंगे। तो जब पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है तो पुलिस भी उसके जवाबी कार्रवाई में अपने सुरक्षा के लिए गोली चलाइए। कौन मारा जा रहा है? वो तो फायरिंग करने वाला मारा जाएगा ना, कि दूसरा मारा जाएगा? इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।